हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड कंटिन्यू करने वाले 11 डे बिजनेस स्टडी की सीरीज को। और आज इस वीडियो में हम लोग जो पार्ट ए है आपका बिजनेस स्टडी का उसको कंप्लीट कर देंगे और फाइनल अपना जो चैप्टर है कंट्रोलिंग, इसको हम वाइंड अप करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंट्रोलिंग चैप्टर का ऑलमोस्ट सारा एस्पेक्ट कवर हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो साथ के साथ मिलते रहे। तो अपने पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निष्ठा रन्स अ चेन ऑफ फेमस रेस्टोरेंट्स इंडियन किचन। तो निष्ठा जो है वो इंडियन किचन नाम का फेमस रेस्टोरेंट चला रही है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिल्ली। द रेस्टोरेंट चेन वाज नोन फॉर गुड क्वालिटी फूड, क्विक सर्विस। ओके, इंडियन किचन वाज जनरेटिंग गुड रेवेन्यू एंड हैड गुडविल इन द मार्केट। Nishtha would take weekly report from all the restaurant managers and take necessary actions to resolve the weekly problems if any. Nishtha noticed a sudden decline in sales in one of the restaurants. तो एक रेस्टोरेंट में क्या आ गई, प्रॉब्लम आ गई। Now she questioned the restaurant manager who mentioned that the restaurant is seeing a gradual decrease in the number of customers but could not provide a clear explanation for it. So Nishtha formed a team to find out the causes of declining customer, as this is the key area for restaurant business and is critical to the success of business. तो कहीं ना कहीं से वो डेविएशंस के बारे में देखना चाहती है। By doing this, Nishtha is performing a step of process of a function of management. तो मतलब एक function of management है, उसके प्रोसेस, कौन से प्रोसेस को वो परफॉर्म कर रही है। Now identify and explain the function of management discussed above. तो function तो है controlling. Now explain the step of functions identified in above followed by Nishtha. Find out the cause of declining revenue. It is deviations, analyzing deviations वाला point आ गया जो case study के दौरान बताया था आपको। तो deviations में जब हम analysis करते हैं तो उसमें हम दो areas को study करते हैं। तो पहला होता है हमारे पास critical point control। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसमें की रिजल्ट एरियाज को हम देखेंगे, फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज। तो ऐसे एरियाज को देखो जो ओवरऑल लॉन्ग रन के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए खराब है। अगर इन एरियाज में प्रॉब्लम आती है तो उन एरियाज की प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करना होता है। सॉरी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लो सपोज कहूं कि जो कॉस्ट है कंपनी की, जो कॉस्ट है मान लो सपोज वो बढ़ रही है। कंपनी की कॉस्ट बढ़ने का कारण क्या हुआ, एक तो थी जी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई और दूसरी थी पोस्टल कॉस्ट जो है बढ़ गई। अब प्रोडक्शन कॉस्ट मान लो सपोज 5 रुपए के हिसाब से बढ़ी है और जो पोस्टल कॉस्ट है वो 20 रुपए के हिसाब से बढ़ी है। ओके, तो जो मैनेजर है वो कौन से एरिया पे फोकस करेगा, दिस इज व्हाट क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल इज सेइंग टू अस। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल के अंडर बेसिकली होता क्या है कि हम जो की एरियाज है जिसपे हमारा कंट्रोल है उस पे देखेंगे। देखो जो पोस्टल कॉस्ट है उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं हो सकता, तो इसको तो छोड़ ही दो। ये हमारा जो ना की रिजल्ट एरिया वाला पॉइंट फोकस नहीं करने वाला है। हमने फोकस कहाँ पे करना है कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 5 रुपए से किस तरह से इंक्रीज हुई है। दिस इज व्हाट द फर्स्ट पॉइंट इज। नाउ सेकंड इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। देखो अगर मान लो सपोज मैनेजर कहे कि मैं सारे काम को कंट्रोल कर लूंगा, सारे काम को मेरा ही मतलब मेरे को ही देखना है, हर काम को A to Z तक मेरे को सारे के सारे काम को अपने आप कंट्रोल करेगा, तो इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो सभी कंट्रोल करने के चक्कर में इंपॉर्टेंट चीजें भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो कुछ ना जो स्टैंडर्ड्स है वो सेटअप करने चाहिए डेविएशंस को लेके भी। अब ये स्टैंडर्ड्स क्या है, मान लो सपोज जो कॉस्ट है, लेट्स से कॉस्ट अगर 2% तक बढ़ रही है तो ये स्टैंडर्ड सेट कर दो कि चल ठीक है 2% तक है, कोई बात नहीं। हाँ, पर अगर 2% से ज्यादा बढ़ रही है, प्लस हो रही है 2% से ज्यादा, तो उस टाइम पे जो मैनेजर है उसको, जो टॉप मैनेजमेंट है उसको ये बताना पड़ेगा कि आपकी जो कॉस्ट है वो 2% से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे समहाउ जो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन वाला पॉइंट है वो कवर हो जाएगा। और अगर मान लो सपोज 2% से कम जो है माइनस में, मतलब 2% से कम कॉस्ट हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो उस टाइम पे एट द एंड ऑफ द डे
मैनेजर्स जो होंगे वो अपने सबऑर्डिनेट्स पे छोड़ देंगे कि ये छोटे छोटे काम आप खुद भी देख सकते हो, इसके क्या कारण है, फाइंड इट आउट। ओके, तो दीज आर द थिंग्स। तो इसमें देखते हैं, एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट इन कंट्रोलिंग नथिंग, मतलब हर चीज को कंट्रोल करने से कुछ भी कंट्रोल नहीं होगा। एंड सिग्निफिकेंट डेविएशंस को देखना विच गोज बियॉन्ड द परमिसेबल लिमिट शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर 2% से कॉस्ट बढ़ रही है कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर 2% से ज्यादा बढ़ रही है फिर मैनेजमेंट को दिखाओ कि हाँ आपकी कॉस्ट ज्यादा बढ़ रही है, और अगर 2% से कम है तो सबऑर्डिनेट पे छोड़ दो। However, in case of major deviation from the standard, matter has to be received immediate action of management on priority basis. तो अगर बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ गई तो प्रायोरिटी बेसिस पे मैनेजमेंट को एक्शन लेना ही पड़ेगा। नाउ टेकिंग करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शंस में देखो अलग अलग तरह के एक्शंस लिए जाते हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर मान लो सपोज हमारा जो प्लान्ड प्रोडक्शन है हमारे एक्चुअल प्रोडक्शन से मीट नहीं करता, तो उसके लिए देखो पूरा का पूरा स्टेप्स जो है जो कंट्रोलिंग का किया जाता है, एट द एंड ऑफ द डे जो लास्ट स्टेप होगा उसमें क्या देखा जाता है कि हम कौन कौन से करेक्टिव एक्शंस ले रहे हैं। अगर तो प्लान ही चेंज करने की जरूरत है तो प्लान ही कंप्लीटली चेंज कर दिया जाता है। अगर मान लो सपोज कुछ ना कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे मान लो इंपॉर्टेंट एरियाज की बात करें कि मैनेजरियल अटेंशन देनी है, मैनेजरियल अटेंशन मतलब मैनेजर्स को अटेंशन देनी है उस काम को लेके, तो वो दिया जाता है। अगर मान लो सपोज प्लानिंग में कोई माइनर से चेंजेस करनी है वो किए जाते हैं। अगर मान लो सपोज कोई मशीन है, मशीन डिफेक्टिव है तो उस डिफेक्टिव मशीन को सही करना है। ओके, अगर मान लो सपोज कहीं पे लेबर का शॉर्टेज है तो वहां पे लेबर का शॉर्टेज को कम करना है। तो ये डेविएशंस को ना सही करने के लिए करेक्टिव एक्शंस अलग अलग तरीके से लिए जा सकते हैं, और ये ऐसा नहीं है कि सभी के लिए कॉमन है, हर प्रॉब्लम का अपना करेक्टिव मेजर जो है वो होता है। नेक्स्ट वन देखते हैं। Umang was working as production manager at LG Paper Limited. The company had launched new eco-friendly paper straw in the market. He was given a target of producing 5,000 straws a day by general manager. In spite of making the employees work overtime, Umang could not meet the target. On investigation, it was found that the employees had not received the right training to manufacture these eco-friendly straw. So the employees were sent for special training. So this is taking corrective action. ये देखो, ये हमने अभी अभी पढ़ा ना, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो ये वही चीज होगी कि जो ट्रेन नहीं है उनको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और अगर हम फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें कंट्रोलिंग इज द आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो कंट्रोलिंग में ही करेक्टिव एक्शन जो है वो लिए जाते हैं। नेक्स्ट वन, एनालाइजिंग डेविएशंस, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। ये ऑलरेडी 2 पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके थे, जब पूरा का पूरा स्टेप आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। तो फर्स्ट है अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देखो अल्टीमेटली कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको अचीव करना जरूरी होता है। प्लानिंग के दौरान जो स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, अल्टीमेटली जो हमारी प्लान परफॉर्मेंस होती है और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है वो कंट्रोलिंग के थ्रू ही पता लगती है। मान लो सपोज किसी कंपनी ने प्लान किया वो 100 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे और एक्चुअल परफॉर्मेंस जो था वो हो गया 80 यूनिट का, तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल कंप्लीट नहीं हुआ। अब कंट्रोलिंग से क्या होगा, देखा जाएगा कि ये जो 80 यूनिट्स किया 20 यूनिट कम प्रोड्यूस हुआ है, तो ये 20 यूनिट्स क्यों कम प्रोड्यूस हुआ है, वी हैव टू चेक दीज थिंग्स। तो जब उस चीज को कंट्रोल किया जाएगा और करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशनल गोल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। नाउ जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। अब इसमें मैं फर्स्ट पॉइंट को एक चीज रिलेट करके दिखाता हूं। मैंने फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया कि प्लान्ड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस के बारे में हमने बात की। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, देखो जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया, मान लो सपोज मंथ में हमने स्टैंडर्ड सेट किया था 100 यूनिट्स का, कि एक महीने में 100 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस करनी ही करनी है। ओके, नाउ हुआ क्या, जब चेकिंग हुई तो उसमें पता लगा कि जो मेजॉरिटी वर्कर्स हैं वो कितने यूनिट्स बना रहे हैं, 80 यूनिट्स बना रहे हैं। मैं दो तरीके से बताऊंगा इसको। मेजॉरिटी वर्कर्स जो है वो 80 यूनिट्स बना रहे हैं, तो हमारा जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया था दैट वाज नॉट एक्यूरेट, बिकॉज 100 यूनिट जो था हमने ज्यादा कर लिया था कि ज्यादा यूनिट्स जो है वो बना लेंगे, बट अल्टीमेटली देखा जाए जो रियलिटी सामने आई, रियलिटी में हमें पता लगा कि 80 यूनिट तक बन रहे हैं। तो इससे अब क्या किया जाएगा, जो स्टैंडर्ड्स है वो कम किए जाएंगे कि 20 यूनिट से कम कर दो, रिड्यूस कर दो। वेयर एज अगर मान लो सपोज मेजॉरिटी वर्कर्स जो है वो 120 यूनिट्स जो है वो बना रहे हैं
अब स्टैंडर्ड को जो है ना एक्चुअल में जो हमने 100 यूनिट बनाए थे वो क्या कर दिए, हमने कम कर दिए स्टैंडर्ड्स, अपने आप ही कम कर दिए, मतलब अपनी कैपेबिलिटी पे एक किस्म से क्या कर दिया हमने, हमें कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम 120 यूनिट्स बना सकते हैं। अब अगर ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ तो जो स्टैंडर्ड्स है उनको रेज किया जाता है, अब स्टैंडर्ड कर दिए जाएंगे 120 यूनिट्स। तो ये है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। देन मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखो जब प्लान किया जाता है तो प्लानिंग के टाइम पे आपको बताया जाता है कि आपने क्या चीज करनी है, तो एट द एंड ऑफ द डे हमें पता होता है कि हमने किस ऑर्गेनाइजेशनल गोल को कंप्लीट करना है, तो वी विल बी वेरी मच श्योर कि हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे। और हाँ, अगर कहीं पे किसी ना किसी तरह का डेविएशन आता है तो उसको कंट्रोलिंग के थ्रू क्या किया जाता है, सही किया जाता है, तो कंट्रोल किया जाएगा। देन इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। एम्प्लॉइज को मोटिवेशन करने के लिए कंट्रोलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। कहते हैं ना, लगाम पकड़ के रखनी उनकी, उनको लीड करना, उनको गाइड करना, उनको कंट्रोल करना, पॉजिटिवली कंट्रोल करो तो बाय एंड लार्ज देखा जाए तो एम्प्लॉय जो होंगे वो मोटिवेट होंगे ही होंगे। देन इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। जो भी मान लो सपोज हमारे डिसऑनेस्ट एम्प्लॉइज हैं, उनको कह दो भाई ढंग से काम करना शुरू कर दो। ऑर्डर क्रिएट करना, डिसिप्लिन क्रिएट करना। ऑर्डर मतलब सही जगह सही जो मैन एंड मटेरियल है वो सही प्लेस पे होना चाहिए। एंड डिसिप्लिन मतलब दैट उनको जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, जो सेट गोल्स हैं, उनको अचीव करना। देन फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। देखो बहुत तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, इन सभी को इकट्ठा करके कोऑर्डिनेट करके तो कंट्रोलिंग ही ये सारा कुछ करेगी। अगर कंट्रोल ही नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन में तो एट द एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट्स है वो कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। आप अपने व्यू पॉइंट्स भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो किताब में चीज लिखी हुई है आपने उसी को बार बार से लिखना है। अगर आपका व्यू पॉइंट जो है वो मैच करता हुआ तो डेफिनेटली सीबीएसई आपको मार्क्स देगा। Which of the following is not a step in process of controlling? तो setting performance standard, then assignment of duties, taking corrective actions, and comparing actual performance with standard. So assignment of duty, okay, this is not the step in process of controlling. तो कंट्रोलिंग के जो स्टेप्स है उसमें पहला तो है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करना, देन मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, देन कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, उसके बाद एनालिसिस ऑफ डेविएशंस, जिसमें हमारे पास जो 2 पॉइंट्स थे हमने ऑलरेडी किए थे, एंड देन वी हैव लास्ट पॉइंट टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। तो ये स्टेप्स होते हैं, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज इसमें नहीं आता। नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग पॉइंट्स एज पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। तो इसको जो फर्स्ट स्टेप पहला है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो एक गुड कंट्रोलिंग सिस्टम बेसिकली मैनेजमेंट के लिए क्या करता है, वो वेरीफाई कर देता है स्टैंडर्ड्स जो हमने सेट किए हमें अचीव करने हैं, किस तरह से अचीव करने हैं, एंड इट कीप अ केयरफुल चेक ऑन द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इन द एनवायरनमेंट एंड हेल्प्स टू रिव्यू एंड रिवाइज द स्टैंडर्ड्स इन द लाइट ऑफ सच चेंजेस। जैसे मैंने आपको वो 100 यूनिट्स और 80 यूनिट्स और 120 यूनिट्स वाला एग्जांपल दिया था, वही सारा का सारा एग्जांपल हम दोबारा से इसमें क्या कर सकते हैं, अपने पॉइंट पे इनकलकेट कर सकते हैं आफ्टर राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ बेसिक जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। एंड देन मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। जब भी मान लो सपोज कंट्रोल होता है तो मैनेजर कहता है कि जो वेस्टेज और स्पॉइलेज है रिसोर्सेज की वो कम से कम करो, और जो भी आपको पहले गोल्स बताए गए हैं, जो भी आपको स्टैंडर्ड्स बताए गए, क्योंकि एक पूरा पूरा मेथड फॉलो किया जाता है, स्टैंडर्ड मेथड फॉलो किया जाता है किसी भी प्रोसेस में। तो हम पिछले चैप्टर्स में उसको पढ़ चुके थे कि स्टैंडर्डाइज प्रोडक्शन होगा, मेथड सभी जो है वो सेम फॉलो करेंगे, स्टैंडर्ड सेट किया होगा, नॉर्म सेट किए होंगे, उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, काम करना है। तो वो सेटअप ऑलरेडी होता है, तो जिससे जो हमारा वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स है, चाहे वो फिजिकल रिसोर्स है, चाहे वो कोई भी और रॉ मटेरियल वगैरह है, उसका वेस्टेज जो है वो कम से कम होता है। Next one, Kia Limited is a large organization manufacturing a popular brand of Desi Ghee and supplying it to various states of India. They manufacture 10,000 liters of Desi Ghee every day and pack in cartons of 250 ml, 500 ml and 1 liter sizes. The production manager ensures that 1 out of every 10 carton of each size is checked for quality control every day.
तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है ये एक्चुअल परफॉर्मेंस की। एंड देन मतलब क्वांटिटेटिव इस तरह से होगा कि उसमें जो घी है वो सही है, और क्वालिटी चेक कर दिया कि एक्चुअल में जो घी की हम क्वालिटी चाहते हैं वो अच्छी है या नहीं। द स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस डिस्कस इन द अबव पैरा इज इट्स मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, जिसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट वन, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इनसेपरेबल ट्विन्स ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग और कंट्रोलिंग ना साथ में चलते हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता एक दूसरे से। अब क्यों नहीं अलग किया जा सकता, उसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। तो पहला तो देखते हैं इसका नेचर क्या है, दोनों का नेचर क्या है। तो देखो जो प्लानिंग है, प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग का मतलब होता है फ्यूचरिस्टिक, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, बाय whom इट हैज टू बी डन। तो प्लानिंग में ना ऑलरेडी एक ऑब्जेक्टिव सेटअप कर दिया जाता है। और जो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग क्या करता है? कंट्रोलिंग बेसिकली देखता है जो प्लान्ड सेटअप किया हुआ है और जो एक्चुअल हमारा परफॉर्मेंस है, क्या वो आपस में मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे। कंट्रोलिंग का काम यहाँ पे शुरू होता है। ओके, एंड ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है और इंटरकनेक्टेड है। वो क्यों? बिकॉज कंट्रोलिंग टेक्स प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड्स डेवलप्ड बाय प्लानिंग। जो कंट्रोलिंग है वो तभी आएगी जब हमने प्लानिंग का स्टैंडर्ड जो था वो सेटअप किया था। मान लो सपोज हमने जो प्लान्ड परफॉर्मेंस है, जो प्लान्ड आउटपुट है, हमने डिसाइड की थी दैट वी विल बी मेकिंग 120 यूनिट्स, और जो एक्चुअल में हमारी परफॉर्मेंस निकल के आई वो कितनी आई? 100 यूनिट्स की। अब उन 100 यूनिट्स में जो परफॉर्मेंस हमारी आई है एक्चुअल में, और 120 यूनिट्स हमने जो प्लान किया हुआ था, उसमें से कितने यूनिट्स का डेविएशन हो गया? 20 यूनिट्स का डेविएशन हो गया। अब यहाँ पे कंट्रोलिंग का काम शुरू होता है। यहाँ पे चेकिंग की जाएगी कि ये क्यों 20 यूनिट्स जो है वो कम की गई है। तो इसी वजह से कंट्रोलिंग तभी आएगी जब प्लानिंग होगी। अगर प्लानिंग नहीं होगी, अगर हमें पता ही नहीं है कि हमने कितने यूनिट्स बनाने थे, प्लान था, तो कंट्रोलिंग का कोई काम नहीं है। देन प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग is a meaningless as controlling ensures that the events conform to plan। और प्लानिंग जो है वो प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक जरूर होती है, बट विदाउट कंट्रोल जो है वो प्लानिंग कुछ नहीं होती। देखो प्लानिंग ऑन पेपर नहीं चलती कि हमने 120 यूनिट बनाने थे, ऑन पेपर कर दिया बस, उसके बाद छोड़ दिया। नो, वी हैव टू टेक केयर ऑफ द थिंग्स कि जो हमने प्लान किया है वो क्या एक्चुअली स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली हमारा चल रहा है नहीं चल रहा। और ये चीज पॉसिबल तभी हो सकती है जब कंट्रोलिंग जो है वो चल रही है। Then planning prescribed as an appropriate course of action for achieving objectives, whereas controlling evaluates whether decisions have been translated into desired actions or not। तो प्लानिंग जो है वो प्रिस्क्रिप्टिव होती है और जो कंट्रोलिंग होती है वो इवेल्युएटिव होती है। इसमें ये पॉइंट बता रहे हैं। तो प्लानिंग में क्या होता है कि हमने एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शंस करने हैं गोल को अचीव करने के लिए। तो पहले मतलब ना प्लानिंग में क्या होता है कि हुआ नहीं काम अभी, तो हम सोच रहे हैं उस चीज को, हमने ऐसे ये स्टेप्स लेने हैं। जैसे मान लो सपोज क्रिकेट में क्या चलता है, हमने प्लान किया, ऑस्ट्रेलियन टीम ने प्लान किया कि कोहली को आउट कैसे करना है। ओके, तो वो ना एक एक्शंस ले रहे हैं कि वो उनके जो गोल्स है उसको कैसे अचीव करें। वेरएज कंट्रोलिंग जो है वो इवेल्युएट करता है कि जो हमने डिसीजंस लिए थे प्लानिंग के दौरान उसको हम सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। Whereas planning and controlling both are forward looking as well as looking back। देखो प्लान, पहले हम बैकवर्ड लुकिंग की बात करते हैं दोनों की। Why planning is backward looking? देखो पिछले हमें जो रिजल्ट्स मिलते हैं हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस से, हम अगले प्लान जो है अपने फाइनलाइज करते हैं। यार पिछले साल ये गलती हुई थी तो इस साल प्लान करते हैं टाइम पे हम वो गलतियों को क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो ये हो गया पिछले साल को देखते हुए अगले साल की तरफ मूव करना। तो पिछले साल को स्टडी किया पहले, बैकवर्ड लुकिंग हो गया, और अगले साल का फिर प्लान बनाया वो फॉरवर्ड लुकिंग हो गया। वेरएज कंट्रोलिंग का क्या सिनेरियो है? कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग क्यों होती है? बिकॉज देखो अब मैंने बताया था कि 120 यूनिट्स बनानी है। ओके, प्लान किया था, बट बनी कितनी? 100 यूनिट्स। तो कंट्रोलिंग में क्या किया गया? कंट्रोलिंग में बैकवर्ड में क्या देखा गया कि हमने जो प्लानिंग के टाइम पे एक्चुअल स्टैंडर्ड सेट किए थे, क्या वो एक्चुअल स्टैंडर्ड जो है वो हमारे निकल के आ रहे हैं नहीं आ रहे। मतलब जो प्लान स्टैंडर्ड हमने सेट किए थे वो निकल के आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये पॉइंट हो गया। एंड वाई कंट्रोलिंग इज फ्यूचरिस्टिक क्यों है, फ्यूचर लुकिंग क्यों है और फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है? बिकॉज उसका कारण ये है कि कंट्रोलिंग का काम सिर्फ ये नहीं है कि हमने कंपेयर किया
प्लान परफॉर्मेंस से एक्चुअल परफॉर्मेंस को, बट कंट्रोलिंग में करेक्टिव एक्शंस को भी देखा जाता है। जैसे हमने पिछली केस स्टडी में भी पढ़ा था कि करेक्टिव एक्शंस क्या होंगे, किसी भी तरह का करेक्टिव एक्शन हो सकता है, जैसे लेबर का मान लो सपोज कमी हो गया, या मशीन का कमी है, या फिर मान लो स्टैंडर्ड प्लान में ही कुछ चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, डिविएशंस हमने जो सेटअप किया था प्लान 120 यूनिट्स बनाने का, वो 120 यूनिट्स ज्यादा है, उसको 100 यूनिट पे करो। तो कंट्रोलिंग जो है इस तरह से फ्यूचरिस्टिक भी है और फॉरवर्ड लुकिंग भी है। तो ना प्लानिंग और ना कंट्रोलिंग अकेले चल सकते हैं, ये दोनों हमेशा क्या चलते हैं, साथ साथ में चलते हैं। प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज नथिंग एंड कंट्रोलिंग विदाउट प्लानिंग इज आल्सो नथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the function of management, measures the progress of objectives and guides the organization to keep in right track so that organizational goals might be achieved? तो controlling is the answer, right track पे तो controlling ही रखता है। AN Stationery Limited is manufacturing various items of stationeries like pencils, erasers, gel pens, ball pens, etc. The production manager Ghanshyam is very particular about the efficiency of production, which he measures by counting number of pieces produced and number of defective pieces in batch, the measurement of actual performance. By doing this, he is performing an important function of management, which is controlling. ये कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि अगर मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो जो स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए थे मेजरमेंट करना है उसका, तो वो कंट्रोलिंग का एक स्टेप है। Whether the decisions have been translated into desired actions or not can be confirmed by performing which of the following function of management. तो ये भी कंट्रोलिंग है। तो प्लानिंग के अकॉर्डिंगली हमारे एक्चुअल स्टैंडर्ड्स आए या नहीं आए। Himanshu is working as marketing manager in Suvidit Air Conditioner, a well-known brand in field of air conditioners. Till last month, the company was able to achieve its sale targets, but this month, Himanshu observed that targets were not being met, and number of air conditioners were decreased. Sold was decreasing. He analyzed the situation and found that the new salesman appointed last month was not good, and for this he took necessary action. वो अच्छा नहीं था, दैट मीन या ट्रेंड नहीं होगा या कुछ नहीं होगा, दैट मीन टेकिंग करेक्टिव एक्शन वाला पॉइंट आ गया। तो आप एक चीज देखो, जितने भी हमने जो कंट्रोलिंग है उसके स्टेप्स किए हैं, उसके हिसाब से भी कोई ना कोई जो क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो कौन सा फंक्शन है ये आपका कंट्रोलिंग फंक्शन। नेक्स्ट वन चेक करते हैं, एक्सप्लेन अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अकम्प्लिशिंग करने का क्या मतलब है कि कंट्रोलिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में हेल्प करती है। ये ध्यान में लाती है कि जो डेविएशंस है उसको देखा जाए, मतलब जो कमी है, अगर हम ज्यादा स्टैंडर्ड सेट किया उसको कम करो, अगर कम स्टैंडर्ड है तो ज्यादा करो, और इसमें करेक्टिव एक्शंस लेने को कहा जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करता है कि राइट ट्रैक पे भाई चलते रहो, तब तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है वो अचीव हो जाएगा। Whereas जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, इसका मतलब क्या है, अच्छा कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, स्टैंडर्ड को जज करता है कि ये एक्यूरेट है या नहीं है। ये केयरफुली चेकिंग करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस हो रहे हैं, एंड देन रिव्यू एंड रिवाइज करते हैं स्टैंडर्ड्स इन द लाइट ऑफ सच चेंजेस। तो हमने जो 100 यूनिट्स 120 यूनिट्स और 80 यूनिट वाला एग्जांपल किया था, वी कैन अगेन रिलाई ऑन दैट एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। तो ये हमारा पहला स्टेप होता है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, और ये दूसरा स्टेप है हमारा मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड का क्या मतलब होता है, देखो ऐसे स्टैंडर्ड सेट करना जिनको हम मेजर कर सकते हैं। देखो जो क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स है उनको मेजर करना बहुत आसान है, क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स को मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं अगर क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड की बात करूं, तो मान लो सपोज हमने ना 12 लाख यूनिट सेल करनी है एक साल में, तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दो। कैसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दो, 1-1 लाख सेल जो है मंथली करनी है, उसको एक तो ट्रैक करना इजी हो जाएगा, और 12 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। और अगर मान लो सपोज एक महीने की सेल 1 लाख नहीं हुई और कहीं ना कहीं डेविएशन आया, तो ऑटोमेटिकली इसको हम चेंज कर सकते हैं, बिकॉज वो शॉर्ट टाइम में हमने क्या कर दिया, चेंज कर। तो इसलिए जो क्वांटिटेटिव प्लान है ना, उसको एग्जीक्यूट करना थोड़ा सा जो है वो इजी हो जाता है, कंट्रोल करना उसको इजी हो जाता है। वेरस क्वालिटी के केस में थोड़ा बहुत हमें देखना पड़ता है कि लेबर का परफॉर्मेंस कैसा है, कोई सेल्स रिटर्न तो नहीं आ रही ज्यादा, दीज आर द थिंग्स। तो सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड
तो स्टैंडर्ड्स कैन बी सेट इन बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल क्वालिटेटिव, आपको बता दिया। और स्टैंडर्ड जो है वो इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि उसको मॉडिफाई किया जाए। जैसे 12 लाख सेल का मैंने पॉइंट बताया था, अगर 1 लाख से ज्यादा सेल हो रही है तो इस हिसाब से चलो, दोबारा से वैल्यूएशन करो कि यार सेल ज्यादा हो सकती है तो बढ़ा दो स्टैंडर्ड को। अगर कम हो रही है, आपको लगता है कि यार नहीं, तो उसको चेंज किया जा सकता है। देन मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। नाउ परफॉर्मेंस जो है वो मेजर की जाती है इन एन ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल मैनर। The performance should be measured in the same units in which standards are set, as this would make their comparison easier. Same units में हमने standard जो set किया था उसको measure करना है। जैसे मान लो हमने 12 लाख यूनिट्स कहा था सेल करने के लिए और 1 लाख यूनिट पर मंथ हमने सेल कहा था, तो 1 लाख यूनिट पर मंथ के अकॉर्डिंगली हमने जो है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखना है। Now there are various techniques for measurement of performance like personal observation, sample checking, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स बनती हैं कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आया क्या वो जेन्युइन है या नहीं है। फॉर एग्जांपल एक टीचर के केस में क्या है कि मान लो सपोज साल के स्टार्टिंग में मीटिंग हुई और मीटिंग में कहा गया, अब पूछा गया है किस्म से, अगर मान लो सपोज पार्टिसिपेटिव है तो उसमें पूछा गया कि हाँ आपके स्टूडेंट्स के कितने % मार्क्स आ जाएंगे बोर्ड्स में। टीचर ने बताया कि मेरे इतने बच्चों के इतने % मार्क्स जो है वो आ जाएंगे। ओके क्योंकि 11th में पढ़ाया होता है बच्चे को, 12th में थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि हाँ ये बच्चा ऐसा करेगा। तो ये तो एक स्टैंडर्ड सेट हो गया। उसके बाद जब एक्चुअल में आता है तो मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस देखा जाता है कि हाँ ये जेन्युइनली काम सही चल रहा है नहीं चल रहा। ये काम कब पता लगता है, अब कितने सारे टेस्ट होते हैं, ओके बीएज होते हैं, एफएज होते हैं, मिड टर्म्स होते हैं, प्री बोर्ड्स होंगे, उसमें सारा का सारा एनालिसिस जब हो जाएगा एक्चुअल परफॉर्मेंस जो पता लग जाएगी। ओके एंड देन फिर नेक्स्ट स्टेप में देखा जाएगा कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था और जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसका एक किस्म से कंपैरिजन किया जाएगा। एंड देन करेक्टिव एक्शंस विल बी टेकन। एनालिसिस डेविएशन किया जाएगा कि वो डेविएशन के क्या कारण है, टीचर टाइम नहीं दे रहा या फिर स्टूडेंट जो है वो ही नहीं पढ़ रहे, तो वो क्रिटिकल एरियाज को जो है वो स्टडी किया जाएगा। नाउ व्हेनेवर पॉसिबल मेजरमेंट of work should be done during the performance, not after the task is completed. तो वही ना मैंने आपको बताया कि ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस हमने देखना है। अभी बोर्ड के बाद थोड़ा हमने चेक करना है मेजरमेंट, तो बोर्ड से पहले हमने क्या करना है, उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस को ध्यान में रखना है। हाउ डज कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मोटिवेट द एम्प्लॉइज एंड हेल्प देम टू गिविंग बेटर परफॉर्मेंस। देखो एम्प्लॉइज को वेल इन एडवांस पता होता है कि उनको क्या करना है, ओके और जब मान लो सपोज उनको अप्रेज किया जाता है उसके काम के लिए तो डेफिनेटली वो बेटर परफॉर्म करते हैं। तो एक पॉजिटिव मोटिवेशन जो है कंट्रोलिंग के बेसिस पे वो बहुत ही ज्यादा क्या कर सकती है, हेल्पफुल हो सकती है। क्योंकि जैसे किसी बंदे को अप्रेजल मिलेगा, जो हमने आई गेस डायरेक्टिंग चैप्टर उसमें काफी डिटेल में पढ़ा था मोटिवेशन के बारे में, तो इट कैन बी वेरी मच हेल्पफुल। नेक्स्ट वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट्स वन साइकिल ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस and improves planning in the next cycle. In light of the problem that were identified in the existing plan, identify and state the function of management. This is controlling. तो controlling में basically क्या होता है, ऐसी activities that जो भी organization perform कर रहा है as per the plan and comparing the actual performance with the standards and taking corrective actions. तो controlling में जाके ना जैसे हमने किया planning किया, organizing किया, okay देन उसके बाद हमने स्टाफिंग किया, देन डायरेक्टिंग किया, देन हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं। तो कंट्रोलिंग पे आते आते ना जो हमारा जो पूरा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है वो खत्म हो जाता है और फिर कंट्रोलिंग से दोबारा कहाँ पे चलते हैं, हम प्लानिंग की तरफ मूव करते हैं। ओके तो यही क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि इट कंप्लीट्स वन साइकिल ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। तो इस तरह से कंप्लीट होता है और अगले बार प्लानिंग में फिर से उस चीज का ध्यान रखा जाता है कि जो कंट्रोलिंग में कहा गया था उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या करना, वर्क करना है। Analyzing deviations and taking corrective actions are the steps in the process of one of the significant function of management is controlling. Identify the function and list the first 3 steps. तो पहला स्टेप है setting performance standards जो कि आपको बताया, then measurement of actual performance कि वो एक्चुअल परफॉर्मेंस सही हो रही है नहीं कर रही बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड्स, एंड देन कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स। ये टास्क कंप्लीट होने के बाद की कहानी है।
ये है टास्क कंप्लीट होने से पहले की और ये है टास्क कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि कंपैरिजन तभी होगा ना कि एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी खत्म होने के बाद ही पता लगेगी। तो ये स्टेप्स है। उसके बाद एनालाइजिंग डेविएशंस किया जाता है कि अगर मान लो टास्क कंप्लीट हो गया उसके बाद ही हमें पता लगा ना डेविएशंस कहाँ पे थी, तो उसको एनालाइज किया जाएगा। एंड देन फाइनली एक्चुअल परफॉर्मेंस को बाद में हम क्या कर सकते हैं, करेक्टिव डिसीजंस ले सकते हैं डेविएशंस को सही करने के लिए। Now Winber Limited set up a manufacturing units at Bhiwadi at Himachal Pradesh to manufacture electric geysers and supplied them to dealers all over the country. Their production target was 500 geyser per week. It was decided by management that variation in production up to 10 units would be acceptable. At the end of first week, the production was 450 geysers. The next week, production increased to 470 geysers. A week later, production was 460 geysers. On investigation, it was found that the fluctuation in production was due to irregular supply of electricity. Now, above para discuss some of the steps of one of the functions of management. Explain the steps. तो इसमें जो था वो कंट्रोलिंग के स्टेप्स को डिस्कस किया गया है। केस स्टडी से हम पूरा का पूरा कंट्रोलिंग का स्टेप्स जो है वो पढ़ लेंगे। पहले है स्टैटिक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। तो हमने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड कितना सेटअप किया, तो टारगेट ऑफ 500 गीजर्स पर वीक, ये हमारा था परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। उसके बाद मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस में हमने क्या देखा कि जो हमारे गीजर्स हैं, पहले वीक में 450 गीजर्स थे, देन 470 गीजर्स आए, देन उसके बाद 460 गीजर्स बने। ये हो गया मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस। और उसके बाद कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड। अब उसमें देखा जाए कि जो हमारे 500 यूनिट्स थे वो हमारे क्या था, हमने एक्चुअल जो स्टैंडर्ड था वो सेटअप किया गया था प्लानिंग के दौरान, बट एक्चुअली हमारा परफॉर्म कितना हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, 450 गीजर्स हो रहे हैं, 470 गीजर्स हो रहे हैं, 460 गीजर्स हो रहे हैं, ऐसे चल रहा है। और देन वी हैव सीन एनालिसिस डेविएशन। अब एनालिसिस डेविएशन क्या था, दिस वाज इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये डेविएशन होने का ये कारण था, isn't it? इस पे हमारा वैसे कोई कंट्रोल तो है नहीं, बस यही कहा जाता है कि एक कंप्लेंट की जा सकती है कि जो सप्लाई है वो इरेगुलर है, इसको ठीक किया जाए, बिकॉज उससे जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और कहीं ना कहीं गुडविल भी क्या होती है, हार्म होती है। तो अब सीबीएसई ने कहा गया, इन केस ऑफ एग्जामिनी हैज नॉट रिटन द स्टेप्स इन राइट सीक्वेंस, हाफ मार्क्स मे बी डिडक्टेड, हाफ मार्क्स डिडक्ट किए जा सकते हैं। ओके तो अगर आपको स्टेप्स आते हैं तो अपने स्टेप्स बिल्कुल सीरीज में लिख के आए, तभी आपको पूरे नंबर जो वो मिलेंगे। कौन सा स्टेप डिस्कस नहीं किया गया, टेक ए करेक्टिव एक्शन, बिकॉज केस स्टडी कहां पे हमारी खत्म हो रही है, इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे खत्म हो रही है। Now Vikas was COO of Yalet Limited, a company providing advancement software solutions to Indian Defence Services. They had been carrying on business successfully for the last 12 years and earning enough profits. But from the last 1 year, they realized that through the business is getting big orders, which are being fulfilled in time, even then the revenues kept on decreasing. Vikas was not able to find out where the problem was. He started keeping a close check on the progress of activities as he could sense that something was wrong. He wanted to take some action before any major damage could be done to the business. Vikas appointed a cyber security expert who monitored the company process and find out that computer operator was deleting the entries from computers and pocketing the revenues. Okay, Gapla. He was caught red-handed over to the police. This created an atmosphere of order and discipline in the organization and helped in minimizing dishonest behavior on the part of employees. Identify the function of management highlighted in the above paragraph. It is controlling. Now explain any 4 other ways in which this function of management may help the organization. तो ये importance of controlling का point बन गया। तो already हम discuss कर चुके हैं, accomplishing organizational goal, making efficient use of resources, improving employee motivation. We have done this thing. Judging accuracy of standard complete कर लिया. Facilitating कोऑर्डिनेशन एंड एक्शन, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करो, वो कंट्रोलिंग के बेसिस पे हो सकता है। तो कोई भी 4 पॉइंट्स लिखने हमने और 5 जो है वो लिखे हुए हैं। व्हाई कंट्रोलिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। तो कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन क्या है, बिकॉज देखो कंट्रोलिंग में हम ये नहीं करना कि हमने जो प्लान्ड प्रोडक्शन है
मतलब प्लान स्टैंडर्ड था और जो एक्चुअल स्टैंडर्ड था उसको देखा एंड देन द वर्क इज डन? नो, टेकिंग करेक्टिव एक्शन इज एन इंपॉर्टेंट मीन मेजर। तो फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए करेक्टिव एक्शन को देखा जाता है। So that is why it is also a forward looking function because controlling seeks to improve the future performance on the basis of past experience. करेक्टिव एक्शन तभी लिया जाएगा जब पास्ट परफॉर्मेंस को देखेंगे, तभी तो फ्यूचर में जाके कुछ ना कुछ कंट्रोल करेंगे। Mahima Jain is the senior manager in advisory services department of Courts Limited. She regularly prepares performance reports of her subordinates as a part of appraisal, so measuring the actual performance, तभी तो appraisal देंगे। अगर वो काम सही कर रहे हैं तो अप्रेजल कर दो उनको। Explain with the help of an example how management by exception helps in controlling process. तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या है? कि अगर हर काम में आप लोग काम मतलब हर काम में कहोगे ना कि मेरे को ये भी करना है, मैं ये भी कर दूंगा, मैनेजर कहेगा मेरे को छोटे से छोटे काम करने हैं, बड़े से बड़े काम करने हैं, तो वो कोई काम नहीं कर पाएगा। उसको एक एक्सेप्शंस क्रिएट करनी पड़ेगी कि भाई मेरा काम इतना है, मेरे को डेविएशन स्टैंडर्ड सेटअप करना पड़ेगा कि अगर मान लो सपोज इस डेविएशन स्टैंडर्ड से हम ऊपर जा रहे हैं तो वी हैव टू रिपोर्ट इट टू द मैनेजमेंट, तब एक्टिव होना पड़ेगा। अदरवाइज देखा जाए अगर मान लो सपोज वी आर इन वेरी मच कंट्रोल, तो नेग्लिजिबल है, माइनर सा इशू है, तो वो माइनर से इशू को अपने आप ना सॉर्ट आउट करने बैठ जाए, तो उससे उसका टाइम भी वेस्ट होगा, एनर्जी भी वेस्ट होगी, रिसोर्सेज भी वेस्ट होंगे। Now it identify only significant deviations which go beyond permissible limit, वही 2% वाला केस याद करो। It is based on belief that attempt to control everything results in controlling nothing. In a manufacturing organization, if plan lays down 2% increase in labor cost, okay, कि मतलब 2% ही होनी चाहिए, then only increase in labor cost beyond 2% should be brought into the notice of management for corrective action. अगर 2% से कम है तो कोई चक्कर नहीं, मत देखो उसको। नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। तो पहला स्टेप है एंड मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस, हम डिस्कस कर चुके थे इस पॉइंट को। ओके, सो सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एक वो क्राइटेरिया है जिसके अगेंस्ट हम परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड्स क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होते हैं और फ्लेक्सिबल इनफ होने चाहिए। एंड मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब क्या वो एक्चुअली में उतना परफॉर्म हो रहा है ड्यूरिंग द टास्क। अब आफ्टर द टास्क आप मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस करोगे तो वो आफ्टर द टास्क मैनेजमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं होगा, वो कंपैरिजन बन जाएगा बिटवीन द स्टैंडर्ड सेट एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। इसको भी हमने कर लिया था डिटेल में, रिपीटेडली वही क्वेश्चंस जो वो आते रहते हैं। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, छोटा सा चैप्टर था। हिना स्वीट्स इज अ रिनोन्ड नेम फॉर क्वालिटी स्वीट्स सिंस 1935. Harsh, the owner of Hina Sweets, was worried as the sales had declined during the last 3 months. When he inquired from sales manager, the sales manager reported that there were some complaints about the quality of sweets. Therefore, Harsh ordered for the sample checking of sweets. तो ये measurement of actual performance में आ गया। स्टैंडर्ड्स पहले ही चेक कर लो, अदरवाइज बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो कौन सा स्टेप है? दिस इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर। ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉपिक्स इन क्वेश्चंस में कवर हो गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो क्या है, कंट्रोलिंग का पूरा प्रोसेस है या इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग है। ये दो क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर में से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो विद दिस आवर फर्स्ट पार्ट इज ओवर नाउ। डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो भी मैं आज के आज ही जो है अपने सेकंड पार्ट की शुरू कर दूंगा। तो टिल देन अपना बोर्ड का प्रिपरेशन अच्छे से करना एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल।